ओके जी। तो एक्सुडेट या फिर डिस्चार्ज की बेस पे हमने बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की तीन टाइप्स बनाई थी। जो सबसे पहले हमने म्यूकोप्यूलेंट पढ़ा, फिर प्यूलेंट पढ़ा, अब हम चलते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की तरफ, जो कि एक एक्यूट इन नेचर है। ऑलमोस्ट तीनों एक्यूट इन नेचर है, लेकिन जो प्यूलेंट थी वो हाइपर एक्यूट थी। एक्यूट का मतलब ये है कि पेशेंट रात को ठीक था, सुबह उठा है और मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो एक हफ्ते में खुद ब खुद ही ये ठीक हो जाता है। क्रोनिक इन नेचर नहीं है कि फैलता जाएगा बढ़ता जाएगा, सिर्फ एक्यूट इन नेचर है। और इसमें मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है। कोजिज में चलते हैं। कोजिज में ये कि क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कोज कर रहा है। आप लोगों ने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने दो बैक्टीरिया पढ़े थे, एक था क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल और दूसरा है ये क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया था वो हमारे गले की, अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना रहा था एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उसके अंदर फिब्रिन प्रेजेंट होता है। फिब्रिन डिपॉजिट हुआ होता है, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी गया होता है, और जो ऊपर मेम्ब्रेन न्यू मेम्ब्रेन बन रही है उसके अंदर भी डिपॉजिट हुआ होता है। अगर इसको हम पील ऑफ करने की कोशिश करते हैं, इसको छीलने की कोशिश करते हैं, इसको ताड़ने की कोशिश करते हैं, तो साथ में ये वाली मेम्ब्रेन को लेके भी डिस्टर्ब कर देता है और अच्छी खासी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा था गले की मेम्ब्रेन के अंदर ये क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इफेक्ट कर रहा होता है। ऐसे ही क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल हमने पढ़ा था, जो कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, लेकिन नुकसान नहीं दे रहा है, हमारी डाइजेशन के अंदर मतलब हेल्प आउट कर रहा है। अगर हम डोजेज ज़्यादा ले लेते हैं एंटीबायोटिक की, ज़्यादा दिन के लिए कर लेते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। उस केस में क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल अगर तादाद में बढ़ जाएँ तो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, और ये हमारे जो इंटेस्टाइन की अगर मेम्ब्रेन है ना, तो उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन बना रहे थे, लेकिन ये फाल्स मेम्ब्रेन बना रहे थे। ये ट्रू मेम्ब्रेन थी जो मैंने आपको भी पढ़ाई है, जो क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया बना रहा था, ठीक है। ये फाज मेम्ब्रेन बनाएंगे क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल। फाज मेम्ब्रेन और ट्रू मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क होगा, इसके अंदर फिब्रिन नहीं प्रेजेंट होगी। इसके अंदर फिब्रिन प्रेजेंट है ना, वो नीचे वाली मेम्ब्रेन के अंदर भी गए हैं, ऊपर वाली मेम्ब्रेन के अंदर भी है। इसके अंदर ऐसा वैसा केस नहीं होगा। इसके अंदर कोएगुलेटिव मास होगा, कोएगुलेटिव ये मटेरियल होगा, एक्सुडेट होगा। कोएगुलेटिव मटेरियल जो इजीली पील ऑफ हो जाएगा, इसको आप छीलोगे इजीली उतर जाएगा, कोई ब्लीडिंग स्लीडिंग नहीं होगी, तो ये फाज मेम्ब्रेन होगी। इसको हम स्यूडो मेम्ब्रेन भी कहेंगे। इसका नाम ट्रू मेम्ब्रेन है जो ऊपर वाला है, जो क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कर रहा है। और यही इसी केस में क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया हमारे कंजक्टिवा को अफेक्ट करता है और कंजक्टिवा के ऊपर मेम्ब्रेन बनाएगा। पैथोलॉजी पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वायलेंट इन्फॉर्मेशन है, बड़ी गंदी सी इन्फॉर्मेशन होती है, और फिब्रिन एक्सुडेट रिलीज होता है। वो हमारी जो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी आ जाता है। कंजक्टिवा के अंदर भी अपनी जड़ें गाड़ लेता है, रूट्स चले जाते हैं उसके अंदर, जैसे पौधों के रूट्स होते हैं ना, जड़ें होती हैं, ऐसे होता है, ऐसे गड़ा होता है। अगर आप उसको छीलने की कोशिश करोगे, एक तो पहले तो बड़ी मुश्किल से छीला जाएगा। अगर छील भी देंगे तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होगी, डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर रिमूव कर दोगे तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आ जाएगा आईलिड स्वेलिंग है, मतलब अब आईलिड के नीचे पल्पेबल कंजक्टिवा प्रेजेंट है, या आईलिड है उसके नीचे पल्पेबल कंजक्टिवा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर हमारी ये मेम्ब्रेन बन चुकी है, तो सारी बात है, जो आईलिड की दूसरी साइड है, स्किन वाली साइड है, उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोनों आईलिड स्वेल हुई होंगी और सीरियस डिस्चार्ज होगा। सीरियस का मतलब है वाटरी डिस्चार्ज मिलेगा, आंखों में से पानी पानी निकलेगा। और ये पल्पेब्रल और फोनिकल कंजक्टिवा को सिर्फ इन्वॉल्व करेगा, बल्बर कंजक्टिवा को नहीं इन्वॉल्व करेगा। मैं आपको फोनिकल और बल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टिवा पढ़ा चुका हूँ। बल्बर कंजक्टिवा होगा जो सामने हमारे स्क्लेरा पे प्रेजेंट है, नीचे वाली साइड पे, तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं बनाएगा। सिर्फ पल्पेब्रल और फोनिकल कंजक्टिवा मेम्ब्रेन बनाएगा। जैसे कि आप इजीली डायग्राम में देख सक रहे हो कि ये जो हमारा पल्पेब्रल कंजक्टिवा है ना, उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन बनेगी सारी, वाइटिश मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके अंदर फिब्रिन है, फिब्रिन एक्सुडेट है। और ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन है रेडिश हुआ है। ये फोनिकल होगा, जो नीचे वाली बिल्कुल कॉर्नर होंगे ना, इसके ऊपर भी देखो आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, लेकिन ये सामने वाला कंजक्टिवा है इसके ऊपर नहीं मिल रही है आपको। और सामने वाला जो बल्बर कंजक्टिवा है, ठीक है। और इसमें डिप्थेरिक मेम्ब्रेन बनेगी, इसको हम ट्रू मेम्ब्रेन कहेंगे। ट्रू मेम्ब्रेन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसके साथ फिब्रिन डिपॉजिट होगा, डिफिकल्ट टू रिमूव कर दोगे ब्लीडिंग होगी। फिर नॉन डिप्थेरिक मेम्ब्रेन का थोड़ा डिफरेंस उन्होंने बता दिया होगा कि सूडो मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। सूडो मेम्ब्रेन फाल्स मेम्ब्रेन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर कोएगुलेटिव एक्सुडेट होगा। इसका कोड हो सकता है कोई स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, कोई डीनो वायरस हो गया है, होती इन्फ्लेमेशन ही है, लेकिन बहुत वायलेंट इन्फ्लेमेशन नहीं है। इस केस में वायलेंट इन्फ्लेमेशन है, जो कि हमारा क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर वैसा केस नहीं आ रहा। तो फिर जो पेरियोकुलर लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, कान के आगे पीछे जो लिम्फ नोड है वो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन लिखा गया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। तो उसमें सबसे पहले है कोर्नियल अल्सर हो जाएगा। अगर ये कंजक्टिवा है ना, साइड पे कंजक्टिवा को इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये हमारा सामने कॉर्निया है। अगर क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया वहाँ से चला गया एपिथेलियम के अंदर कॉर्निया के, तो वहाँ पे कॉर्नियल अल्सर कर देगा। फिर कंजक्टिवा की इन्वॉल्वमेंट के अंदर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अब देखो कि ये हमारा कंजक्टिवा था, ठीक है, इसके ऊपर हमारी बन गई है
ट्रू मेम्ब्रेन बन गई, इसको हम डिप्थेरिक मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे ना कोएगुलेटिव नेक्रोसिस भी चल रही होगी, जो मेम्ब्रेन है ना नीचे वाली, इसके ऊपर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस चल रही होगी। एज अ रिजल्ट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आपको पता है कि डेड सेल्स होते हैं, सेल्स की किलिंग हो रही होती है ड्यू टू मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई नहीं वहाँ पे होती, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, ये सेल टूट रहे होंगे। एज अ रिजल्ट वन डे ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन खुद ब खुद ही फॉल ऑफ हो जाएगी, या फिर आपने खुद ब खुद ही रिमूव कर दी है। नीचे बड़ी गंदी सी कंडीशन चल रही सारी, ये जो कंजक्टिवा है उसके ऊपर। इसको अब रिकवरी के लिए हमारे जो फिब्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी, फाइबर है वो आके ना फिब्रोसिस शुरू कर देंगे, ताकि ये जैसे सुई धागे से हम टांके लगा देते हैं ना, तो वैसे ही आगे जो फाइबर है वो आगे फिब्रोसिस कर देंगे। आपको पता है जब फिब्रोसिस होती है तो सैडो वाला जो एरिया उसको उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन डलती है, कॉन्ट्रैक्शन डलेगी तो एज अ रिजल्ट एक्ट्रोपियन हो जाएगा। एक्ट्रोपियन होगा तो हो सकता है ट्रिकेसिस भी देखने को मिले। ट्रिकेसिस मतलब है जो आपकी एक्टोपियन है जिसके अंदर आईलिड इवर्ट कर जाता है बाई की तरफ, और ट्रिकेसिस है जिसके अंदर जो हमारे आई लैशेज है ना वो हमारे आई ग्लोब की तरफ मूव कर जाते हैं। हमें आई लिड में सारा कुछ पड़ा हुआ है तो हमारे आई ग्लोब के अंदर लगना शुरू हो जाते हैं आई लैशेज। और फिर ज़ीरोपथैलेमिया हो सकता है। ज़ीरोपथैलेमिया क्यों? और आप लोगों को पता है कि अब जो कंजक्टिवा की सरफेस है वही अगर उसके ऊपर ही फिब्रोसिस हो गई है तो कंजक्टिवा को तो विटामिन ए मिलेगा ही नहीं, तो ज़ीरोपथैलेमिया हो जाएगा। फिर सिम्बलेफ्रॉन होगा। सिम्बलेफ्रॉन ये होता है कि जो हमारा पल्पेब्रल कंजक्टिवा है ना, जो हमारा आईलिड के नीचे प्रेजेंट है, और दूसरा बल्बा कंजक्टिवा जो कंजक्टिवा हमारा स्क्लेरा के ऊपर प्रेजेंट है, उन दोनों की आपस में सिम्फसिस हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिब्रोसिस की वजह, उसके ऊपर ही फिब्रोसिस होगी, इसके ऊपर ही फिब्रोसिस होगी, दोनों आपस में जुड़ गए। फिर हो सकता है कि एनकाइलोब्रेफ्लोन हो जाए, जो हमारे आईलिड के दोनों मार्जिन है ना, ये दोनों आईलिड है इसके दोनों के मार्जिन है, ये आपस में जुड़ सकते हैं ड्यू टू फिब्रोसिस। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि कंजक्टिवा सिवियरिटी की तरफ चला गया अगर हमने मेम्ब्रेन्स कंजक्टिवा को ट्रीट ना किया तो। फिर हो सकता है सिलियरी बॉडी पैरालिसिस हो जाए। आप लोगों ने पढ़ोगे आगे जाके, बल्कि अभी पढ़ा नहीं है। ये सिलियरी बॉडी है, इसके नीचे हमारे आयरस प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर आयरस है, ये नीचे वाला आयरस है। ठीक है, नीचे फिर सिलियरी बॉडी आ जाएगी। तो सिलियरी बॉडी ही हमारे आयरस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। आयरस वो होता है जिसके दरमियान में छोटा सा सुराख जो देखने को मिल रहा है ना, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो आई के अंदर अकोमोडेशन ही नहीं रहेगी, आयरस ही नहीं कंट्रोल में रहेगा सिलियरी बॉडी की वजह से, तो सिलियरी बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा, अकोमोडेशन लूज हो जाएगी। फिर हम चलेंगे डायग्नोसिस करो। डायग्नोस कैसे करना है? क्लिनिकली करना है। जो सिम्टम्स और साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, फिर हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग का मतलब है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, या फिर दूसरी 2-3 टाइप्स की ग्रामिंग होती है बैक्टीरिया की। फिर या फिर कल्चर करेंगे। कल्चर में हमें पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट बैक्टीरिया है। अगर स्टेनिंग कर ली उसके बाद बैक्टीरिया फाइंड करना है तो कल्चर में फाइंड करेंगे। फिर सेंसिटिविटी में देखेंगे कौन सी मेडिसिन को सेंसिटिव है तो वो मेडिसिन देंगे हम। तो फिर ट्रीटमेंट तो चलते हैं। ट्रीटमेंट में ये होगा कि जितने भी केस हैं इसके मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस के, ट्रू मेम्ब्रेन हो फॉल्स मेम्ब्रेन हो, अगर आपने मेम्ब्रेन देख लिया ना तो आपने उसको मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के तौर पे ही ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशन है। आपको मैं कम्प्लिकेशन पढ़ा चुका हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा डिले कर दोगे तो कम्प्लिकेशन में चला जाएगा केस। तो आपने हर केस को मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के तौर पे डील करना है। जैसे हम कोविड के टाइम पे कोई बंदे को कोई भी इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, वायरल इन्फेक्शन था, कोई किसी और तरीके का, उसको हम कोविड के ही तौर पे ले रहे थे, क्योंकि कोविड उस टाइम डेडली चल रहा था केस। तो इसमें भी ऐसे करना है कि मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस के तौर पे लेना है। अगर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है वो फॉल्स है ट्रू है, वो बाद में आप लेबोरेटरी डायग्नोस कर लेंगे कि लेबोरेटरी में पता चल लेगा कि हाँ वो फॉल्स मेम्ब्रेन है या ट्रू मेम्ब्रेन है, लेकिन उसको मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस के तौर पे ट्रीट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी इरिगेशन करेंगे। जो कि हमें सीरियस डिस्चार्ज देखने को मिल रहा था, जो वाटर निकल रहा था, कुछ तरह साफ़ करेंगे आंख से, और एक दफ़ा ट्राई करेंगे जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ना ऊपर, उसको ट्राई करेंगे। अगर वो इजीली पील ऑफ हो जाए, हमें पता चल जाएगा कि स्यूडो मेम्ब्रेन है। अगर वो बहुत गड़ी हुई है, रूट्स हैं, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपने फिर अटैम्प्ट नहीं करना, फिर नहीं उसको ज़्यादा छेड़ना, पील ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन एक दफ़ा ट्राई करना है। फिर एंटी डिप्थेरिक सीरम देंगे। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली इसके ख़िलाफ़ हैं डिप्थेरिया के, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरिया के। ये हम सीरम देते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, फिर टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है जो कि कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरिया के अगेंस्ट